इटली के महान राष्ट्रवादी दार्शनिक मेजनी ने एक बार कहा था कि युवाओं के हाथ में सत्ता सौंप दो, तब तुम्हें क्रांति दिखेगी। परिवर्तन यदि चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। भारतीय राजनीति में बदलाव का दौर है। युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तमाम पार्टियों के द्वारा। ऐसे में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तमाम युवा नेता आज विधायक हैं और नीति निर्धारण कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के यूथ कांग्रेस के निर्वाचित महामंत्री राकेश पांडे का नाम सामने आता है, जो पिछले 18-20 सालों से लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे युवाओं के हाथों में क्या नेतृत्व सौंपा जा सकता है या नेतृत्व दिया जा सकता है, या आने वाले दिनों में संगठन में, सत्ता में इनकी कितनी भागीदारी होती है। नमस्कार, मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। हम यहाँ बात करेंगे यूथ कांग्रेस, प्रदेश यूथ कांग्रेस के निर्वाचित महामंत्री राकेश पांडे से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या है, पार्टी को जिताने के लिए वो किस तरह का काम कर रहे हैं और पार्टी की क्या स्थिति है, इस पर हम बात करेंगे। आपका स्वागत है मुनादी चौपाल में। नमस्कार विनय जी, और मैं मुनादी के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं राकेश पांडे। सबसे पहले तो ये चुनाव लगभग चुनाव का जो रणभेरी है बच चुकी है, 5 दिन शुरू हो चुका है चुनावी दौर। ऐसे में आपकी भूमिका क्या है? देखिए, मेरी भूमिका एक निष्ठावान, अनुशासित, समर्पित कांग्रेसी की है, जो कांग्रेस की विचारधारा से, जब विचारधारा का शायद अर्थ भी नहीं पता था स्कूल समय में, तब से हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और लगातार कांग्रेस की जो सोच रही है, जब कांग्रेस में पदाधिकारी बने तो जो दिशा निर्देश मिले, जो पार्टी की गाइडलाइन रही, जो पार्टी का उद्देश्य रहा, उसको लेकर काम करते आए हैं। और आगे भी हमारा जो वर्क रहेगा, जो हमारी जवाबदारी रहेगी, वो यही रहेगी कि पार्टी जो निर्देश, जो जवाबदारी हमको देगी, जिस लायक हमको समझेगी, पार्टी को जिसको अवसर देगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कांग्रेस की सरकार बनाना और भूपेश बघेल जी को पुनः इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाना। क्योंकि खोखले वादे नहीं है, काम है हमारे पास, और हमारा काम बोल रहा है। इसीलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य है पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बनकर भूपेश बघेल जी की सरकार बनाना। किसी भी चुनाव में या किसी भी सरकार को लाने में युवाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में किस तरह की कार्य योजना है, किस तरह के काम कर रहे हैं, मतलब किस तरह लोगों के साथ जा रहे हैं युवाओं को आकर्षित करने के लिए, या सरकार की कौन सी उन योजनाओं को बता रहे हैं जिसने युवाओं को आकर्षित किया? विनय भी, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि राजनीति में कई प्रकार के नेता कार्यकर्ता होते हैं। कुछ मौसमी होते हैं, बरसाती मेंढक भी होते हैं, जो समय आने पे चुनाव के समय काम करते हैं। आप मीडिया हैं हमारा, आप हमारे लिए आईने का काम करते हैं, तो आपको ये बात पता है कि 365 दिन हम लोग पार्टी का काम, जनता का काम करते हैं। और अलग अलग तरीकों से हम लोग जनता के बीच जाते हैं। अब चुनाव का समय चल रहा है, क्योंकि नवंबर में वोटिंग होगी, और आप ये मान के चलिए कि चुनाव शुरू हो गया है। कुछ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस आवेदन लेना शुरू कर दिया है। तो अलग अलग तरीकों से हमारी लगातार बैठकें होती हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, संगठन के द्वारा, प्रदेश युवक कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा अभियान है, हितग्राही कार्ड अभियान, उसकी जवाबदारी हमको दी गई है। घर घर जाकर भूपेश बघेल सरकार की जो उपलब्धि है, जो उनकी हितग्राहियों को लेकर जो योजना है, जिसको लाभ मिला है, उनको लेकर जाकर हम डोर टू डोर आम मतदाता से मिल रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि आपको कौन कौन सा लाभ मिला है सरकार की योजनाओं का, और कोई अगर लाभ मिलना रह गया है तो किन कारणों से रह गया है। तो पिछले 18 से 20 दिनों से हम लोग इसी
अभियान में अभी सक्रिय हैं। अभी हमारा जो अगले महीने तक का टारगेट है वो यही है। कितने लोगों तक पहुँच चुके हैं इस अभियान में? देखिए, कल मैंने फॉर्म कलेक्ट किए, कुछ फॉर्म, तो वो लगभग 3000 फॉर्म मैंने कलेक्ट किए हैं, मतलब 3000 घरों तक हमारे कार्यकर्ता, और उतने ही फॉर्म मुझे लगता है कि कलेक्ट होने बाकी हैं। रोज़ काम चल रहा है, रोज़ काम। आज हम सुबह होते ही हम निकल जाते हैं और अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो किसी की दुकान हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे कोई मंडी हो, सब्जी बाज़ार हो, चाहे उस कॉलेज के हो, अलग अलग प्रकार से हम मतदाता के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके नंबर से मिस कॉल मरवा रहे हैं और उनका मत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के प्रति उनकी क्या सोच है। और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और जनता के बीच इस अभियान को लेकर एक उत्साह है। अगर सरकार ने काम किया है अच्छे से, तो इस तरह घर घर जाने की जरूरत क्यों? देखिए, जब हम लोग साल भर पढ़ते हैं, टीचर हमको साल भर पढ़ाते हैं, तो एग्ज़ाम तो देना पड़ता है ना। तो वो जो एग्ज़ाम होता है वो खाली स्टूडेंट का नहीं होता, वो टीचर का भी होता है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारी जवाबदेही बनती है कि हमने जो काम किया, हम जनता से जाके पूछ रहे हैं कि भाई हमने आत्मानंद स्कूल खोला है, हमने धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोला है, हमने कर्जा माफ़ किया, हम 400 यूनिट बिजली बिल फ्री दे रहे हैं, हम दाई दादी क्लिनिक चला रहे हैं, हम हाट बाज़ार वैन चला रहे हैं जिससे लोगों का घर घर जाके इलाज होता है। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि कोई एक ऐसी बस आती है मोहल्ले में जिसमें डॉक्टर आते हैं, दवाई लेके आते हैं और आम जन को निःशुल्क मिलता है। मैंने कभी भी नहीं देखा था कि आत्मानंद जैसा हाई फाई स्कूल जहाँ पे गरीब का बच्चा निःशुल्क पढ़ता है, मैंने कभी ऐसी कोई मेडिकल स्टोर नहीं देखी थी कांग्रेस सरकार से पहले, जहाँ पे 71% छूट में लोगों को दवाइयाँ मिलती थी। तो हमारी सरकार जो है वो काम की है, और हमारी सरकार, हमने काम किया है। हम जाके बात कर रहे हैं कि हाँ, हम 400 यूनिट बिजली बिल हाथ दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इसलिए हम जाके बोल रहे हैं। हम धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोले हैं, हम ने कर्जा माफ़ किया है, हम कृषिहीन मजदूरों को 7000 रुपये साल का दे रहे हैं, 9000 रुपये एकड़, 10,000 रुपये एकड़। 7 लघु वनोपज इस राज्य में खरीदे जाते थे। 44% आबादी यहाँ की जंगल है, आज 65 लघु वनोपज खरीदे जा रहे हैं। तो हमने काम किया, इसलिए हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता भी हमको उसी प्रकार से रिस्पॉन्स दे रही है। भाजपा का ये इंडिकेशन है कि वादे जो किए गए थे पूरे नहीं हुए। देखिए, वादे तो बीजेपी ने किए थे 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने के और 300 रुपये बोनस के। वो घोषणा पत्र आज भी बाजार में मिल जाएगा आपको। वो क्या वादे पूरे हुए थे? और भूपेश बघेल जी की सरकार ने बोला था कि हम 2500 रुपये देंगे। आप ही बता दीजिए, क्या वो 2500 रुपये हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब तो वो 2800 रुपये तक पहुँच चुका है। हमने कर्जा माफ़ की बात की थी, हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हमने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ की बात की थी, किसी का भी बिजली बिल निकाल लीजिए, हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? 4100 करोड़ रुपया हम लोगों ने बिजली बिल हाफ में सब्सिडी दी है। तो हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने काम किया है। इसीलिए चाहे जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे नगर निगम का चुनाव रहा हो, सोचिए जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस उपचुनाव में जीतती थी। मेरे ख्याल से 5 उपचुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, एक में बीजेपी कंटेस्ट में भी नहीं रही। तो छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है, भूपेश बघेल के साथ है। बीजेपी का अपना काम है आरोप लगाना, तो वो लगाएगी आरोप। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी, युवाओं की कितनी, अभी युवा संसद, युवा लोगों से संवाद भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और यहाँ रायगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ करीब 30,000 युवा मतदाता नए जुड़े हैं। तो ऐसे में युवाओं की कितनी भागीदारी होती है सत्ता में? देखिए, युवाओं की भागीदारी सत्ता में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा आप रायगढ़ में बताया, 35 से 40,000 युवा मतदाता हैं। देखिए, युवाओं की बात आएगी तो उमेश पटेल जी भी युवा हैं, प्रकाश नायक जी भी युवा हैं, विकास उपाध्याय जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, छाबड़ा जी हैं। बहुत सारे यूथ हैं जिनको कांग्रेस ने अवसर दिया है। नगर निगमों में पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, कांग्रेस ने हर जगह युवाओं को दिल खोलकर, और किसी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा मौका नहीं दिया है। युवाओं की भूमिका, पिछले बार भी जब हम एनईसी में काम करते थे तो मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि सरकार बनाने में एनईसी का बहुत बड़ा रोल था। इस बार भी सरकार बनाने में इतने बड़े अभियान की जवाबदारी मुख्यमंत्री जी ने युवा कांग्रेस को दी है। तो मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते हैं कि युवाओं का क्या रोल है, और युवा इस भागीदारी को अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। और चुनाव है, सबको अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, टिकट मांगने का, लेकिन हाईकमान को जो समझ में आएगा, हाईकमान वो तय करेगा कि क्या करना है। जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट मिलती है, और हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम संगठन के। नहीं, लेकिन ओवरऑल युवाओं को क्या नहीं, जो युवा राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने वाले होंगे या जुड़ रहे होंगे, या बहुत सारे यूथ कांग्रेस के सदस्य जब बनते हैं, एसवाई के सदस्य बनते हैं, तो
एक गोल मन में रहता है कि हम ये बने, तो युवा क्या सोचे, मतलब कितना स्कोप है इसमें पॉलिटिक्स में युवाओं? मैं इस मुनादी के माध्यम से इस बात को युवाओं को कहना चाहता हूँ। मैं कॉलेज का एनएसआई कॉलेज का डेलीगेट बना था चुनाव लड़कर। मेरे घर से कभी कोई पार्षद भी नहीं रहा है, कोई पंच भी नहीं रहा है। मैं जिला एनएसआई का अध्यक्ष चुनाव लड़के बना। मैं प्रदेश एनएसआई का महासचिव चुनाव लड़के बना। मैं आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का महासचिव हूँ। तो 48 डिग्री गर्मी में जून के महीने में 2 महीना घूमकर, जिसमें मुझे लू भी लगी, वैसे प्रोसेस से हम लोग चुनाव लड़के आज संगठन के पदाधिकारी हैं। युवाओं को ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि राजनीति किसी नेता के पीछे घूमने से या सेल्फी लेने से या उसका खास कार्यकर्ता कहलाने से, उसका खास आदमी कहलाने से और साल भर में आप या 6 महीने में आप रातों रात नेता नहीं बनेंगे। यूथ का इतिहास रहा है, यूथ क्रांतिकारी रहा है। एक कहावत होती है ना, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। शुरू से हो, देश की आज़ादी के बाद से युवा हमेशा सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने में दम भी रखा है। यूथ को एक लंबा समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने जनाधार बनाना पड़ेगा, अपना जमीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष है। मैं देखिए स्पष्ट कहता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो युवाओं को तुरंत हाथों हाथ लेने में हिचकते भी हैं, क्योंकि उनको जो कंपटीशन होता है वो युवाओं से होता है। तो उनको इस बात का भय भी रहता है कि ये हम इतने साल से काम कर रहे हैं और ये इतना मेहनत कर रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, ये रातों रात हमारा सत्ता ना चले जाए। इसको सबको लोभ होता है, सबको डर भी होता है। तो युवाओं को कंपटीशन ज़्यादा होता है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, चुनाव लड़ाने की बात आती है, तब ये युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। तब उन युवाओं की उपयोगिता सिर्फ चुनाव लड़वाने में ज़्यादा होता है और घर घर जाने में, नारे लगाने में ज़्यादा होता है। ऐसे जो ठोस कार्यकर्ता थे, कितने ऐसे लोगों को, इस बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दी जाती है और कितने लोग ऐसे मंत्री बन पाते हैं? मुझे लगता है पिछले बार 90 में, जो आप यूथ की बात कर रहे हैं, अगर आप यूथ का क्राइटेरिया क्या डिसाइड करते हैं, आप पिछली कांग्रेस की लिस्ट निकाल लीजिए। मुझे लगता है 90 में 25 से ज़्यादा होंगे, 30 से ज़्यादा होंगे जो यूथ का आप रायगढ़ में देख लीजिए, उमेश पटेल जी की क्या उम्र थी, प्रकाश नायक जी की क्या उम्र थी, लालजी राठिया जी की भी क्या उम्र थी। यूथ कांग्रेस के बैकग्राउंड से पिछले बार देवेंद्र यादव को टिकट मिली, विकास उपाध्याय को टिकट मिली, आशीष छाबड़ा को टिकट मिली। तो टिकट मिलती है। देखिए चुनाव एक सब प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है कि यूथ है, यूथ में कितना माजदा है, उसका जनाधार कितना है, क्षेत्र में उसकी पकड़ कितनी है, कितने लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसका संघर्ष का इतिहास क्या रहा है, पार्टी में किस स्थिति में है वो, पार्टी को मजबूत करने में उसकी क्या भूमिका रही है। तो सारे पहलुओं को ध्यान में रख के टिकट मिलता है। कोई यूथ है या कोई यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी है, इसी कारण उसको टिकट मिल जाए तो ये भी उचित नहीं है। पार्टी, मैं 16 साल की उम्र से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। आज लगभग जितनी मेरी उम्र है उसके आधे समय से मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ लगातार। मैं निर्वाचन प्रणाली से आया हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि नहीं मैं यूथ हूँ, यूथ का पदाधिकारी हूँ, मैं प्रदेश में 20,000 वोट से महासचिव बना तो मुझे टिकट मिलनी चाहिए, तो ये कहना, देखिए पार्टी ऑब्जर्व करती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो बड़े ध्यान से देखता है कि कौन चुनाव जीत सकता है, और अगर उसको लगेगा कि ये व्यक्ति चुनाव जीत सकता है तो वो सारे सपोर्ट और सारे विरोध को, सबको साइड रखते हुए सारे विरोध को उसको प्रत्याशी बनाएगा। अभी जो आगामी चुनाव है 2023 में होने वाला है नवंबर में, उसमें क्या भूमिका रहेगी? और बताया जा रहा है कि भाजपा की तरफ से बड़े स्ट्रांग प्रत्याशी भी उतारे जाने की चर्चा चल रही है। तो ऐसे में यूथ कांग्रेस अपनी भूमिका कैसे अदा करे? और क्या ये भी कि क्या यूथ कांग्रेस की तरफ से कोई टिकट की दावेदारी है? नहीं, देखिए टिकट की दावेदारी, यूथ का तो एक ऐसा आकर्षण होता है कि वो दावेदार नहीं होता है, वो अपने आप में एक हकदार हो जाता है और पार्टी के अंदर उसकी जो भूमिका होती है तो पार्टी खुद ब खुद चिंतन करती है। कांग्रेस के अंदर जितनी तेज़ी से युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, आप मुझे दूसरा उदाहरण बता दीजिए, देश में किसी भी दल में नहीं मिलता है। आज हमारे पास यूथ लोग हैं, एनएसआई के लड़के हैं, जो पार्षद हैं, जो जनपद सदस्य हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, महापौर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है प्रदेश में। और रही बात बीजेपी के पास जो मजबूत उम्मीदवारों की, तो मैं बड़े सम्मान से कहना चाहूँगा, मैं कभी विपक्ष को हल्के में लेने में विश्वास नहीं रखता। उनकी रणनीति को हम मजबूत मान के उनसे लड़ने में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार की उनके प्रत्याशियों की दशा दिख रही है, आप मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पता कर सकते हैं। आजकल तो मीडिया, सोशल मीडिया में विद इन आवर सारी चीज़ें फैल जाती हैं और
रायगढ़ को लेके बात रही तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, रायगढ़ में तो बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है। इसीलिए बीजेपी बड़ा चिंतन में है कि पैराशूट लैंडिंग आयातित या दूसरे जगह से लाने के चक्कर में भी है, तो क्योंकि बीजेपी प्रथम दृष्टिया रायगढ़ में सरेंडर कर चुकी है कांग्रेस के सामने, और भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं के आगे उनको पता है कि उनकी दाल निकलने वाली। इसलिए मेरे को लगता है शायद मोदी जी भी इसीलिए अपना दौरा कैंसिल कर लिए कि रायगढ़ में फिर 5 की 5 आएगी तो मैं आकर यहाँ के प्रधानमंत्री की गरिमा खराब करूँ। तो आपने सुना कि किस तरह से जो राकेश पांडे यूथ कांग्रेस के निर्वाचित महामंत्री, उन्होंने अपनी बात रखी है। इन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और रायगढ़ में भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो और इन्होंने अपनी भूमिका के बारे में, युवाओं की भूमिका के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की। देखते रहिए मुनादी चौपाल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। थैंक यू।